हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। मैंने इससे पहले मतलब 5 चैप्टर यानी 5 मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितने चैप्टर तक कवर कर लिए थे, है ना। तो देखो, चैप्टर नंबर 3 तक हमने कवर कर लिया था, लेकिन वो क्या हमने पार्ट में कवर किया था। आज हम सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जीवों में जनन। देखो, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, एक पढ़ने का तरीका भी होता है। बहुत से बच्चों को पढ़ने का तरीका नहीं आता, ऐसे कॉपी उठाई, पढ़ लिए और डाल दी, तो उसे कुछ याद नहीं रहता है। वीडियो देखी नहीं देखी, लिख लिया, पता ही नहीं क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो इसमें भी बच्चे को याद नहीं रहता और पता चलता है कि मैडम ने अच्छा नहीं पढ़ाया। हमेशा दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, खुद पे भी डाल लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को देखना कैसे और नोट्स को बनाने कैसे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद नोट्स बनाओगे। जब आप वीडियो को एक बार पूरी सिंगल वीडियो को देख लोगे तो आपको आधा से ज़्यादा वर्ड का मतलब, उसका मीनिंग, वो वर्ड क्या कहना चाहता है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। जब आप दूसरी बार में लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो समझ में आ गया। अब हमें पढ़ाई करनी है, बेस्ट तरीके से करनी है, कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जीवों में जनन। अब जीवों में जनन, जनन एक सबसे पहले तो होता है कि जनन होता क्या है और ये जीवों में ही क्यों होता है ना। जीवों में ही होगा भाई, सजीव है तो निर्जीव वस्तुओं में तो जनन होता नहीं है, सजीव वस्तुओं में ही होगा। सजीव होगा तो सजीव को हमने जीव बोला, है ना। तो जनन क्या होता है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखती है। जैसे मैं बोलूं अभी डायनासोरों में जनन की क्षमता नहीं थी, तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। उनके जो प्रजाति थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। वो क्यों विलुप्त हो गई, क्योंकि उनकी जो सतत्ती यानी उनकी जो सतत्ती की निरंतरता थी, निरंतरता यानी लगातार लगातार बढ़ते जाना, है ना, तो वो नहीं थी। इसीलिए उनकी जो पीढ़ी थी वो समाप्त हो गई और आज डायनासोर देखने को भी नहीं मिलते हैं, है ना। तो जनन का मतलब होता है जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जनन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। यह पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निरंतरता यानी मतलब लगातार, जो जीव जन्म दे रहा है, जैसे मनुष्य जन्म देता है मनुष्य को, तो क्या होता है, मनुष्य की क्या प्रजाति खत्म हो गई, नहीं हुई है, क्योंकि इसकी जो प्रजाति है, पीढ़ी है, वो निरंतर बढ़ रही है। अब आता है जीवन अवधि। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि बोलते हैं। मतलब जन्म से लेकर, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु बीच में किसी कारण से हो जाती है तो वो उसकी जीवन अवधि नहीं होगी। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु यानी जब तक प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो जीवन अवधि नहीं कहलाएगी, ठीक है। कोई भी जीव अमर नहीं होता, ये बात क्यों बोली गई है, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। भाई, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो केवल सिंगल कोशिका यानी एक कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों के द्वारा भी नहीं देख सकते। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जाता है। बहुकोशिकीय जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब एक कोशिकीय जीवों में ऐसा क्या पाया गया जो ये अमर होते हैं, है ना। एक कोशिकीय जीवों में ऐसा क्या पाया गया जो ये अमर होते हैं, ओके। तो इनमें क्या होता है, विभाजन विखंडन विधि। देखो, ये मादा हो गई, ये बीच में से खंडित हो जाएगी,
2 भागों में विभाजित हो गए। इसका डीएनए अलग हो गया, डीएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ, इसका डीएनए अलग हो गया और इसका डीएनए अलग हो गया, है ना। इसका डीएनए अलग हो गया, इसका डीएनए अलग गया। अब ये डीएनए खुद कोशिका द्रव्य को विभाजित करते हुए 2 संतति का निर्माण कर लेंगे। इससे ये जो आगे जाके 4 संतति का 2 और करेगा और ये भी 2 और करेगा, तो मतलब 4 संतति का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके जो अपना पूर्वज होता है वो डेड नहीं होता है, इससे लगातार जन्म लेता रहता है, तो इनकी मृत्यु नहीं होती। जनक ही विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति का निर्माण करता है। अब आता है जनन। जनन कितने प्रकार का होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी जनन। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, और इसको बोलते हैं सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया एसेक्सुअल और ये हो गया सेक्सुअल। अलैंगिक जनन में केवल मादा, देखो नर और मादा युग्मक, देखो हमने पढ़ा है कि जनन, जनन पढ़ा है, जनन, ये हो गया हमारा जनन। जनन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसे बोला जाता है लैंगिक जनन, है ना। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? केवल मादा, इसमें अभी हमने पढ़ा, ये किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीवों में होता है, और ये होता है बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ओके, तो हमारा जनन हो गया। ये 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है और जो लैंगिक जनन होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इसमें एक कोशिकीय जीवों में केवल मादा, मादा, एक मादा युग्मक, एक मादा युग्मक विभाजित होकर एक नए जीव को जन्म देती है। इसमें क्या होता है? नर और मादा युग्मक मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है और मादा जो युग्मक होता है वो अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब अंडाणु का निर्माण करता है तो शुक्राणु और अंडाणु मिलके, ये भी एन होता है, एन का मतलब होता है अगुणित, एन का मतलब होता है अगुणित, ये भी एन होता है। और 2n का मतलब, जैसे 2n आ गया कहीं पे, 2n का मतलब होता है द्विगुणित, द्विगुणित, है ना। तो ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये n और ये n मिलके क्या बन जाएगा? 2n मिल जाएगा, यानी द्विगुणित। तो जो युग्मनज होगा वो कौन सा होगा? शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो ये कौन सा होगा? द्विगुणित होगा। जो युग्मनज हमारा निर्माण लेगा या जन्म लेगा वो द्विगुणित होगा। ओके,
तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी जनन की। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है, उसमें केवल सिंगल मादा युग्मक ही नए जीव का निर्माण कर लेती है, जबकि बहुकोशिकीय यानी लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं जो अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं और वो आपस में मिलते हैं, तभी युग्मनज का यानी नई संतति का निर्माण होता है। ओके, आ गया समझ में इतना? ओके, तो ये जो अंतर है वही है। अलैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। युग्मनज अनुपस्थित होते हैं, ये द्विजनक होते हैं। निषेचन अनुपस्थित होता है, जनक युग्मनज का निर्माण करता है। जनक के समान संतति होती है, इसमें केवल एक युग्मक भाग लेगा तो डिक्टो माँ के जैसा ही बच्चा जन्म लेगा, जबकि इसमें आधे गुणसूत्र मम्मी के आते हैं और आधे गुणसूत्र पापा के आते हैं। अब आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कैसे लिखेंगे? एक ही जनक से उत्पन्न संतान जो जनक से शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से समान होती है तथा क्लोन का निर्माण करता है। यह समसूत्री विभाजन में संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन ऐसा जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता। अगर 26 गुणसूत्र हो तो 26 ही गुणसूत्र शिशु में ट्रांसफर हो जाते हैं। ज्यादातर एक कोश के जीव अमीबा, पैरामीशियम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सरल पौधे जंतु भी करते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। विखंडन भी दो प्रकार का, द्विखंडन और बहुविखंडन। फिर बीजाणु जनन, इसमें स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर यानी बीजाणु का निर्माण होता है जो एक पुट्टिका में होता है। वो पुट्टिका फट जाने के कारण ये बीजाणु हवा में मुक्त हो जाते हैं और हवा के कारण दूसरे पौधे पे पहुंच जाते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तीसरा आता है पुट्टी भवन, चौथा आता है मुकुलन और पांचवा आता है खंडीकरण। तो सबसे पहले एक एक विधि को हम पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले आता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है द्विविखंडन। फिर जनन, जनक कोशिका स्वयं विभाजित होकर दो या दो से अधिक सतती कोशिकाओं का निर्माण करती है। कैसे निर्माण करती है? ये अमीबा है, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। जब ये दो भागों में विभाजित हो जाता है तो बीच की कोशिका धीरे धीरे विभाजित होकर ये भी दो भागों में विभाजित हो जाती है और ये अलग एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। ये भी एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम, मुकुलन में होती है अमीबा विखंडन विधि। सतती दो एवं आकृति जनक के समान ही होती है। बहुविखंडन, बहुविखंडन क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल यानी अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है जो ऐसी परिस्थितियां जो हमारा शरीर सहन कर सके, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए। ये जो सारी परिस्थितियां जिससे हमारा शरीर आसानी से सहन कर सके वो अनुकूल परिस्थिति होती है। और प्रतिकूल परिस्थितियां वो होती है जिन्हें हमारा शरीर आसानी से सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संपन्न होती है। अधिक सतती का निर्माण करते हैं। जनक से सतती बहुत छोटी होती है। दूसरा आता है पुट्टी भवन। विपरीत परिस्थितियों में अमीबा एवं पैरामीशियम 3 परत युक्त बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं। बाहर उपस्थित सीलिया को आवरण से ढक लेते हैं। क्या होता है, जो अमीबा वगैरह होते हैं इनके जो बाहर होते हैं ये सीलिया होते हैं। जब इनमें विपरीत परिस्थिति यानी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अपने आप के शरीर को ढक लेते हैं और अंदर ही स्पोर का निर्माण करते रहते हैं। अंदर ही स्पोर का निर्माण करते रहते हैं। इन्होंने ऐसे ढक लिया और अंदर ही स्पोर का निर्माण करते रहेंगे। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जो परत होती है वो खुल जाती है। तो ये खुलती है तो अनेक बीजाणु निकलते हैं जो सारे एक नए जीव का निर्माण करते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है? पुनः अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु विभाजन कर अत्यधिक संख्या में बीजाणु का निर्माण करते हैं। हर बीजाणु एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है,
द्विखंडन पे अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि पुष्टिबोध प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है। बहुविखंडन भी प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ठीक है, तो प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति का मतलब समझ में आ गया। यह प्रक्रिया अमीबा एवं पैरामीशियम या एक कोश के जीवों में होती है। मुकुलन, मुकुलन क्या होता है? जनक से जुड़ा हुआ जनक समान प्रबल बर्ड यानी कलिका का निर्माण करता है। यह कलिका जनक से अलग होकर एक संतति का निर्माण करती है। ये जनक कोशिका, ये क्या होता है? धीरे धीरे एक उभार नुमा संरचना होती है। ये एक उभार नुमा संरचना होती है, उभार नुमा संरचना होती है। तो ये धीरे धीरे से मात्र कोशिका यानी मादा कोशिका से अलग हो जाता है, मादा कोशिका से अलग हो जाता है और ये कलिका का निर्माण कर देता है। फिर ये इससे अलग होने के बाद ये एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। मुकुलन दो प्रकार का होता है, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। जब कलिका का निर्माण मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे हम बाह्य मुकुलन बोलते हैं, और जब कलिका का निर्माण मादा शरीर के अंदर होता है तो इसे हम आंतरिक मुकुलन बोलते हैं। अगला आता है खंडीकरण यानी फ्रेगमेंटेशन। जीव के शरीर के हर खंड नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, है ना। इसमें क्या होता है? प्लेनेरिया यानी हाइड्रा में जो इनका शरीर होता है वो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है ना। जैसे टुकड़ों में विभाजित हो गया, प्रत्येक टुकड़े के पास अपना डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ये आगे जाके एक संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। ये जो एक है 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया और ये प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, तो इसे बोलते हैं हम खंडीकरण, यानी टुकड़ों में टूट जाता है। मादा शरीर टुकड़ों में टूटकर नए जीवों का जब निर्माण करता है तो उसे हम खंडीकरण कहते हैं। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जनक के शरीर में पर्वत निर्मित होते हैं और ये पर्वत नए जीव का निर्माण करते हैं। संतति का, जैसे आलू, जलकुंभी, बायोफिल्म। बायोफिल्म में एक पत्ती जो होती है वो अनेक सारे बायोफिल्म का निर्माण कर देती है। इसमें बायोफिल्म में पत्तियों के द्वारा पेड़ का निर्माण होता है। जैसे आलू, आलू की जो आंखें, जिसे हम आंखें बोलते हैं, अगर आलू में जितनी आंखें उतने टुकड़े करके हम इसको लगा दें तो ये सारे जो होते हैं नई संतति का निर्माण कर लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, जैसे आलू में आंख कलिका, अदरक में राइजोबियम, बायोफिल्म में पत्र कलिका, जलकुंभी में भूस्तारिका। अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये द्विजन के होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं, युग्मकों का निर्माण करता है। निषेचन, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है और युग्मनज का निर्माण करती है। फलस्वरूप क्या होता है? फलस्वरूप आनुवंशिक जो पदार्थ होता है, फलस्वरूप माता पिता से आनुवंशिक रूप से भिन्न संतति बनती है। इसमें नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं, तो आधे लक्षण हमें पापा से मिलते हैं और आधे लक्षण मम्मी से मिलते हैं। भिन्नता उत्पन्न होती है, यह विकास में सहायक है। यह विस्तृत, धीमी प्रक्रिया एवं जटिल प्रक्रिया होती है। जीवन अवधि, अब जीवन अवधि क्या होता है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि बोलते हैं। जैसे किशोरावस्था यानी कायिक अवस्था, जनन अवस्था और वृद्धावस्था, है ना। इन प्लांट के अंदर क्या क्या होता है? कायिक प्रावस्था, जनन प्रावस्था और वृद्धावस्था। उच्च वर्ग यानी आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म में कायिक प्रावस्था अंग में पुष्प का आना जनन प्रावस्था की शुरुआत है। 1 वर्षीय पौधा यानी मक्का, द्विवर्षीय पौधा अदरक, बहुवर्षीय पौधा बांस। 50 से 100 सालों जीवन में एक बार पुष्पन होता है। बांस में या तो 50-100 साल तक इसका पौधा रहता है और जीवन में एक ही बार पुष्प यानी पुष्पों का निर्माण करता है। एनिमल्स में किशोरावस्था के दौरान शारीरिक एवं आक्रिय बदलाव आते हैं, फिर ये जनन प्रावस्था में प्रवेश कर किशोर अवस्था में
एनिमल्स में क्या होते हैं, हार्मोनों का सिक्रेशन होने लगता है। जैसे मादा और नर में देखें हम, नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। जब किशोर अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं तो मनुष्य यानी लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब इनका हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है तो ये जनन के लिए तैयार हो जाते हैं। पक्षियों में क्या होता है, मौसमी के आधार पर अंड देते हैं, परंतु पोल्ट्री फॉर्म में कृत्रिम तौर पर विकसित किया जाता है। जनन प्रावस्था, जंतुओं में किशोर अवस्था में जनन की तैयारी वाली अवस्था होती है। जनन प्रावस्था क्या होता है, जब किशोर अवस्था में जनन की जो तैयारी होती है, यानी दाढ़ी मूंछों का भारी होना, है ना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, ये सारे, और लैंगिक हार्मोनों का विकास होना, इस लड़कियों में स्तनों का विकास होना, मासिक चक्र का शुरू होना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो किस में प्रारंभ होने लगते हैं, किशोर अवस्था में प्रारंभ होने लगते हैं। प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम आने पर ही अंडे देते हैं। ओके, जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी यानी जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। गाय, भेड़, चूहों, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें मध्य चक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेटो, बंदर, एम्स, मनुष्य में ये ऋतुस्राव कहलाते हैं। अब आता है मौसमी प्रजनन। अपनी जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं, इसी कारण इन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। यानी मौसम के अनुसार ही, जब इनका मौसम होता है यानी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तभी ये जनन की शुरुआत करते हैं। सतत जनक क्या होता है, ऐसा जनक जो जीवन भर यानी पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होता है, सतत जनन कहलाता है। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। वृद्धा अवस्था, जनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंडों के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन अबंध के अंतिम चरण को सवर्ती परिवर्तन जिसे उपापचय मंद गति से होने लगते हैं। वृद्धावस्था अंत मृत्यु तक ले जाती है। पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था, इन सब किसके ऊपर डिपेंड होती है, ये सारी जो अवस्थाएं होती हैं वो हार्मोन के ऊपर निर्भर करती हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। देख, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन पूर्व की अवस्था, जिसमें निषेचन के पूर्व में युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज का स्थानांतरण होता है। निषेचन बाद में क्या होता है, युग्मनज संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद भ्रूण अवस्था का निर्माण होता है। देखो, निषेचन से पूर्व क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं और ये शुक्राणु का निर्माण होता है, इसे इन्हें ही बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज इन्हें ही बोला जाता है युग्मनज। और ये जो 2n बन रहा है इसको बोलते हैं निषेचन। जब युग्मनज का संलयन होता है, मादा नर युग्मनज और मादा युग्मनज का संलयन होता है तो इसे हम निषेचन बोलते हैं, और ये युग्मनज यानी नई संतति का निर्माण करता है, इसे भ्रूण बोला जाता है। युग्मनज को हम भ्रूण भी बोलते हैं, भ्रूण भी बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। युग्मक आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सयुग्मनज का मतलब होता है समान आकृति, किसमें होती है, क्लेडोफोरा में। और विषम युग्मनज का मतलब होता है अलग अलग आकृति, फ्यूकस यानी शैवाल में। लिंग के आधार पर भी इन्हें एक लिंगी या द्विलिंगी बोला गया है। एक लिंगी क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मनज अलग अलग जीवों में उत्पन्न होते हैं, इसे एक लिंगी बोलते हैं। कॉकरोच, पपीता और मनुष्य। द्विलिंगी, जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। जब ये नर युग्मनज और मादा युग्मनज अगर अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम एक लिंगी बोलते हैं, जैसे मनुष्य। द्विलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंग एक ही शरीर में यानी एक ही जीव में उपस्थित
तो उसे हम द्विलिंगी बोलते हैं, जैसे केचुआ, जोग, स्पंज, नारियल। पौधों में युग्मक जनन शैवाल, ब्रायोफाइटा में समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज एन का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म द्विगुणित होते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर एन होता तो इनमें समसूत्री विभाजन होता, लेकिन ये 2n है, इसीलिए इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना। तो मादा युग्मक अचल होती है, बड़ी होती है और कम संख्या में होती है, जबकि नर युग्मक छोटा होता है, गतिशील होता है और संख्या में अधिक होता है। ये शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है। अपवाद कुछ कवक एवं शैवाल में दोनों गतिशील होते हैं। शैवाल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मक जल के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है। इनका स्थानांतरण भी अलग अलग तरीके से होता है। पादपों में अलग तरीके से होता है और मनुष्य में अलग तरीके से होता है। जिम्नोस्पर्म में वायु के द्वारा नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। एंजियोस्पर्म में नर युग्मक का जल, वायु, कीटों के द्वारा होता है। निषेचन, नर युग्मक व मादा युग्मक जब संलयित होते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन बोला जाता है। आंतरिक निषेचन, निषेचन भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसे हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं, और जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर होती है तो इसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो इसे हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? जब नर व मादा युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जिसे मनुष्य, स्तनधारी, पक्षी। और बाह्य निषेचन क्या होता है? जब नर व मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है तो इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, जिसे मछली और उभयचर। निषेचन व्यवस्था में 2n होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन शैवाल, ब्रायोफाइलम, है ना। मधुमक्खी, सरीसृप, टर्की पक्षी, इनमें एक मादा युग्मक बिना निषेचन के नर जीव का निर्माण कर लेती है, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। जिसमें बिना निषेचन के जब नए जीव का निर्माण हो जाता है तो उसे हम निषेक जनन कहते हैं। मधुमक्खी में मादा द्विगुणित होती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2n का निर्माण होता है, और ये n और ये जो नर होता है इसका n मिलके 2n बनाता है, जबकि नर हमेशा अगुणित होता है और मादा द्विगुणित होती है। और जन्म लेने वाली संतति हमेशा मादा ही होगी, क्योंकि अगर एक n इसका मिलेगा और एक n इसका मिलेगा तो 2n बनेगा, और 2n भ्रूण अवस्था में मादा ही होगी, क्योंकि मादा में ही 2n पाया जा रहा है, नर में हमेशा सिंगल n प्रेजेंट होता है। भ्रूणीय अवस्था, अंडप्रजक क्या होता है? कैल्शियम कवच से ढका हुआ अपरिपक्व भ्रूण को जन्म देना अंडप्रजक कहलाता है, जिसे पक्षी, सरीसृप और जंतु प्रजक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य और स्तनधारी। अंडप्रजक और जंतु प्रजक। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।